आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहते हैं। इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक भी कहा जाता है। जी, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, यहाँ कुछ और भी नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। हाँ, और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक भी एलन ट्यूरिंग ही थे, जॉन मकार्थी के साथ। और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक? वो थे सीमोर क्रे। एक और नाम है जॉन वॉन न्यूमन का, 1948 में पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर देने वाले। उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, कुछ और भी जरूरी पॉइंट्स हैं, जैसे पंच कार्ड का आविष्कार? हाँ, 1890 में हर्मन हॉलरिथ ने किया था। डेटा स्टोर करने का एक शुरुआती तरीका था ये। और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बड़ा दिलचस्प है। ये लेडी एरा ऑगस्टा ने विकसित किया था। उन्होंने चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए ही एक एल्गोरिथम लिखा था। कमाल है। अच्छा, भारत के संदर्भ में बात करें तो पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? वो थे समरेंद्र कुमार मित्रा। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? वो था मार्क 1, जो 1944 में बना। पर पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC था, है ना? बिल्कुल, ENIAC 1946 में बना और इसे बनाया था JP एकर्ट और जॉन मॉशले ने। ठीक है। और अगर भारत में स्थापित पहले कंप्यूटर की बात हो तो वो था ENIC2M, जिसे 1955-56 के आसपास भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और जो कंप्यूटर पूरी तरह से भारत में विकसित हुआ, वो पहला कौन सा था? वो था सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया इतिहास। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की, मतलब जनरेशंस की। जी, कंप्यूटर के विकास को समझने के लिए इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। इसका समय था 1942 से 1955 तक। हाँ, और इसकी मुख्य तकनीक थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब ये बहुत बड़े होते होंगे? बहुत ज्यादा। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था और भाषा सिर्फ मशीनी भाषा थी। इसके उदाहरण? वही ENIAC, UNIVAC, EDVAC, ये सब पहली पीढ़ी के ही कंप्यूटर थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पीढ़ी, 1956 से 65। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव था ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। तो कंप्यूटर छोटे हो गए होंगे? काफी छोटे और ज्यादा भरोसेमंद भी। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल होने लगा। और भाषा भी थोड़ी आसान हुई। असेंबली भाषा आई और साथ में कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाएं भी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ उदाहरण? IBM 7030, IBM 1401, ये सब इसी दौर के थे। बढ़िया। अब तीसरी पीढ़ी 1966 से 75, यहाँ क्या नया आया? यहाँ आया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। अच्छा, ये वही IC है जिसे सिलिकॉन से बनाते हैं? जी हाँ, और इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी में SSI और MSI का भी इस्तेमाल हुआ है ना? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, मतलब एक ही चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर। इससे कंप्यूटर का आकार और भी छोटा हो गया। इसके उदाहरण क्या थे? जैसे IBM 360, PDP-2, ये सब तीसरी पीढ़ी के थे। चलिए अब चौथी पीढ़ी पर चलते हैं, 1976 से 89 तक। ये पीढ़ी माइक्रोप्रोसेसर की पीढ़ी थी। इसमें VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। और इसी से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। सही पकड़ा। इसी पीढ़ी में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी इस्तेमाल शुरू हुआ। माउस भी इसी समय आया। मतलब कंप्यूटर चलाना आम लोगों के लिए आसान हो गया? हाँ, और भाषा में C++, डेटाबेस जैसी चीजें आ गईं। उदाहरण के तौर पर? Apple II और IBM 4341। ठीक है, और अब आते हैं पांचवी पीढ़ी पर, जो 1990 से अब तक चल रही है। इसकी मुख्य तकनीक है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। बिल्कुल। आज के जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे परम या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें, रोबोट्स, ये सब पांचवी पीढ़ी की ही देन है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो पीढ़ियों के बाद अब हम कंप्यूटर के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। जी, कंप्यूटर को मुख्य रूप से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो उनके आकार के आधार पर और दूसरा उनके अनुप्रयोग मतलब काम करने के तरीके के आधार पर। ठीक है, तो पहले आकार के आधार पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर।
ये तो नाम से ही पता चल रहा है, आकार में सबसे बड़े, सबसे तेज। हाँ, और इनकी स्टोरेज क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था क्रे 1, 1976 में बना। और